द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर की शुरुआत हमने करी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, जहां पे हमने देखा था कि जो लोग थे वो कह रहे थे कि हमें इस मोनार्की को हटाना होगा, इस कंजर्वेटिव रूल को हमें खत्म करना होगा और इसकी जगह हमें डेमोक्रेसी को लाना होगा, रिपब्लिक बनाना होगा। जो लोग थे वो नेशनलिज्म लाने के लिए एकदम उतारू थे कि हमें तो नेशनलिज्म चाहिए ही चाहिए। पर जैसे जैसे टाइम बीतता है हम देखते हैं कि जर्मनी और इटली का केस हमारे सामने आता है, जहां पे हम क्या देखते हैं कि अब जो मोनार्की थी, जो अब कंजर्वेटिव रूल था, वो ये चाहता था कि नेशनलिज्म स्प्रेड हो जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है वो डोमिनेंस के अंदर वो ले सके। क्या था कि जो अब नेशनलिज्म था वो कंजर्वेटिव रूल का एक तरीके का टूल बन चुका था कि उन्हें अगर इजीली किसी भी एरिया को एक्वायर करना है तो वहां पे वो नेशनलिज्म दे देते थे, अपना फैला देते थे। और कंजर्वेटिव रूल कि जो मोनार्क्स होते थे, जैसे कि हम बात करते हैं जर्मनी की, जिसमें हमने विलियम काइजर के बारे में देखा था, हमने बात करी थी उसके बाद इटली के अंदर भी हमने एक अच्छा एग्जाम्पल देखा था कि किस तरीके से जो मोनार्क थे ना वो अब नेशनलिज्म का फायदा उठा रहे थे। हम ये देखते हैं कि नेशनलिज्म जो स्टार्टिंग में फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर देखने को मिला था वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है और अब जो रेवोल्यूशन था ना वो ऐसा कुछ बचता ही नहीं है। और नेशनलिज्म की जो फीलिंग हमें स्टार्टिंग में मिल रही थी वो हम देखते हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हमें खत्म सी होती हुई दिखती है। कई जगह ये भी देखा जा रहा था कि जो नेशनलिस्ट ग्रुप हुआ करते थे उनके बीच में ही लड़ाई शुरू हो चुकी थी, वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है 1871 के अंदर, जब हम देखते हैं कि किस तरीके से नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो थे वो आपस में लड़ना शुरू होते हैं और जिसके वजह से हम देखते हैं कि जो इंपीरियलिस्टिक पावर्स होती है ना उनको बेनिफिट भी होता है और इंपीरियलिस्टिक पावर जो होती है उन्हें कुछ नुकसान भी होता है। तो हम केस लेते हैं बाल्कन्स का। 1871 का टाइम था जब नेशनलिज्म की जो प्रॉब्लम थी या जो नेशनलिज्म की जो टेंशन थी ना वो पूरे बाल्कन्स में हमें देखने को मिल रही थी। अब ये बाल्कन्स हमें यूरोप के अंदर देखने को मिलता है, पर पहले जानते हैं कि यूरोप में बाल्कन्स कहाँ है। तो देखो यूरोप के अंदर ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें बाल्कन्स देखने को मिलता था। आज के मॉडर्न डे पीरियड के अंदर अगर हम बात करते हैं स्लोवेनिया की, क्रोएशिया की, रोमानिया की, मोल्डेविया की, बुल्गारिया की, मैसेडोनिया की, इसके साथ ही सर्बिया की, बोस्निया की, साथ ही क्या अल्बानिया, ग्रीस, ये जो एरिया हमें देखने को मिल रहा है ना ये सभी किसी टाइम के अंदर बाल्कन्स के अंदर आया करता था। अब ये जो बाल्कन्स थे ना, बाल्कन्स में आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे से आपको ये छोटे छोटे से स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो छोटे छोटे से स्टेट्स है ना, अब यहाँ पे नेशनलिज्म आने वाला था। ये सभी स्टेट्स जो थे वो चाहते थे कि हमारे ऊपर से जो ओटोमन एम्पायर है उसका रूल हट जाए। हाँ, ओटोमन एम्पायर, तो चलो देखते हैं क्या था बाल्कन्स के ऊपर। या हम देखते हैं कि बाल्कन्स का एक जो लार्ज एरिया था ना वो ओटोमन एम्पायर के रूल में आया करता था और ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, जैसा कि हम जानते हैं। हम ये देखते हैं कि जो ये बाल्कन्स थे ना, यहाँ के लोग कहते हैं कि हमें है ना इस ओटोमन एम्पायर को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि ओटोमन एम्पायर जो है ना वो हमारे लिए सही नहीं है और ये जो रूल है इसे खत्म करके हम हमारे एक जो एरिया है उसको एक नेशन स्टेट बना पाएंगे। तो यही होता है बाल्कन्स के ये जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं उनके अंदर नेशनलिज्म आता है, जिससे वो सोचते हैं कि ओटोमन एम्पायर को हमें हटाना होगा। ओटोमन एम्पायर जो है वो सोचता है कि हमें है ना कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए ताकि हम है ना इस बाल्कन्स के इस एरिया को बचा सके और इन स्टेट्स को हम नेशन स्टेट होने से रोक सके। ओटोमन एम्पायर जो होता है वो कई टाइप के मॉडर्नाइजेशंस लेके आता है, कई सारे इंटरनल रिफॉर्म्स लेकर आता है, पर उसके बावजूद भी ओटोमन एम्पायर अब इन बाल्कन्स के स्टेट के अंदर जो नेशनलिज्म फैल रहा था उसे रोक नहीं पाता है। धीरे धीरे ये हमें देखने को मिलता है कि कई सारे बाल्कन्स के ये जो छोटे छोटे से एरियाज होते हैं एक एक करके वो इंडिपेंडेंस लेने लग जाते हैं और वो स्टेट बनना शुरू कर देते हैं। अब चलो ये तो अच्छी बात थी कि जो रिबेलियस नेशनलिस्ट जो थे बाल्कन्स के वो धीरे धीरे अब अपने को आजाद कराते जा रहे थे। पर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि बाल्कन्स के लिए जो नेशनलिज्म का जो आइडिया था ना वो ऐसे में था कि बाल्कन्स ये मानते थे कि हम किसी जमाने में किसी टाइम पीरियड के अंदर हमारे ऊपर भी इंडिपेंडेंस हुआ करती थी, मतलब हम इंडिपेंडेंट थे, हमारे ऊपर कोई रूल नहीं हुआ करता था। फिर कहीं से ये ओटोमन एम्पायर, ये जैसी जो बाहरी पावर्स होती है, एक्सटर्नल पावर्स, ये आती है और हमें जो है अपने रूल के अंडर कर लेती है और यही उनके नेशनलिज्म का एक कारण बनता है। पर देखो जो बाल्कन्स होता है ना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब हमारे सामने आने वाली थी। बाल्कन्स के अंदर हमें नेशनलिज्म देखने को मिलता है और हमने क्या बोला, फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा नेशनलिज्म अब नहीं रहा था। होता यह है कि जो ये बाल्कन्स के जो ये छोटे छोटे से जो इस छोटी छोटी सी जो एरियाज होते हैं ना ये अपना आपको तो इंडिपेंडेंट करा लेते हैं, पर अब ये जो लोग हैं ये सारे के सारे अलग अलग स्टेट से जलना शुरू कर देते हैं। बाल्कन्स का हर एक स्टेट ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा जो पावर है, ज्यादा से ज्यादा जो टेरिटरी है वो हमारे पास ही रहे।
जो दूसरे के पास टेरिटरी है उसकी टेरिटरी भी हमारे पास ही आ जाए। तो ऐसे में ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप हुआ करते थे इन स्टेट्स के अंदर, वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। और नेशनलिज्म की जो फीलिंग हमें स्टार्टिंग में देखने को मिली थी, यूनिफिकेशन वगैरह हमने देखा था, अब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब वो तो अपना ही भला सोच रहे थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जो स्टेट है उसे ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाना है, भले ही अगले को नुकसान होता है तो हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस पूरे पीरियड के अंदर देखने को मिलता है कि पूरे बाल्कन्स के ये जो स्टेट्स है ना, उन सभी के बीच में बहुत ही ज्यादा राइवलरी मतलब दुश्मनी हो जाती है। कहीं तो वो ट्रेड के लिए लड़ रहे थे, कहीं वो कॉलोनीज के लिए लड़ रहे थे, कहीं वो और भी कई सारी पावर्स के लिए लड़ रहे थे। अब एंट्री होती है यूरोपियन पावर्स की। अब देखो क्या था ना, बाल्कन्स जो था ना वो वीक होता जा रहा था, ओटोमन एम्पायर का रूल वहां से थोड़ा वीक हो चुका था। तो ऐसे में पूरा जो ये यूरोप होता है ना, ये वाला यूरोप, ये सोचता है कि क्यों ना हम इस बाल्कन्स का जो भी वीक एरिया है उसको हम अपने अंडर में कर ले। हमें नई कॉलोनी मिल जाएगी, हमें नया ट्रेड मिल जाएगा, हमें एक अच्छा एरिया मिल जाएगा जहां पे हम अपनी मिलिट्री माइट को दिखा पाएंगे। तो ऐसे में अब एंट्री होती है यूरोपियन पावर्स की। सारी यूरोपियन पावर्स जो थी उस समय की, जब यूरोपियन पावर की बात करते हैं तो उस टाइम रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सभी यूरोपियन पावर्स बन चुकी थी। इनके पास बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर थी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये नेशन थे। तो ऐसे में देखने को मिलता है कि ये सारी जगहों पर कई सारे है ना ट्रेड कॉलोनीज के लिए लड़ाइयां शुरू हो जाती है। और इन लोगों के बीच में इतनी लड़ाई होती है कि ये 1871 के अंदर जो ये बाल्कन्स फ्री होना शुरू हुआ था, ये 1914 तक चलता जाता है। और 1940 के अंदर ही तो हमें वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। तो हमें ये जानने को मिला कि बाल्कन्स के अंदर नेशनलिज्म आया, नेशनलिज्म के अंदर फिर एंट्री हो जाती है यूरोपियन पावर्स की। जैसे ही यूरोपियन पावर्स एंट्री लेती है, यूरोपियन पावर्स जो होती है वो आपस में ही लड़ना शुरू हो जाती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज जो है वो अपने पास में ला सके। और होता क्या है, होता यही है कि एक डिजास्टर जो है 1914 के अंदर हो जाता है, जिसे हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है यही इन्हीं कारणों से। तो हमें क्या पता पड़ा कि जो ये इंपीरियलिज्म फैलता जा रहा था, जो ये कॉलोनाइजर्स थे, वो ज्यादा से ज्यादा जो ये कॉलोनी की जो मांग कर रहे थे ना, उसके कारण पूरे यूरोप के अंदर अब एक प्रॉब्लम आने वाली थी। तो चलो ये तो उस यूरोप की प्रॉब्लम हो गई। अब हम बात करते हैं उन कॉलोनीज की जो यूरोपियन पावर्स के अंडर में हुआ करती थी। अभी तक जो नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप के अंदर चल रही थी, अब वो यूरोप से बाहर भी फैलने लग जाती है, वो एशिया के अंदर फैलने लग जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया, मतलब कई जगहों पर जाकर वो पहुंचना शुरू हो जाती है। ऐसे में देखा जाता है कि जहां जहां पे अभी तक इन यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनी बनाई थी, वहां पे अब एंटी इंपीरियल मूवमेंट या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। सभी जो नेशंस होते हैं या सभी जो एरियाज होते हैं, वहां पे मांग उठती है कि अब हमें इस कॉलोनी के रूल को खत्म करना होगा, और कॉलोनी का रूल खत्म होगा तो उसके बाद हमें मिलेगा एक नेशन स्टेट। पर इनका जो ये नेशन स्टेट था ना, वो यूरोप के अंदर दिख रहे नेशनलिज्म से अलग हुआ करता था। जैसा यूरोपियन नेशनलिज्म में हमें देखने को मिला ना, वैसा जो कुछ भी था ना, वो कहीं पे भी वापस रिपीट नहीं हुआ था। अब जो ये नेशंस थे ना, वो खुद की एक अलग ही पहचान बनाना चाहते थे, खुद के लिए एक नया ही नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, जो उनकी खुद की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके। होता भी कुछ ऐसा ही है। जो कॉलोनियल मूवमेंट होते हैं वो नेशन स्टेट बनाने की मांग करते हैं। ये नेशन स्टेट बनाने की मांग जो है वो क्यों आती है उन लोगों में, क्योंकि उन्होंने नेशनलिज्म देख लिया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन देख चुके थे, कई जगह रेवोल्यूशन देख चुके थे, तो उनको समझ में आ गया था कि नेशन स्टेट तो बनाना होगा। जब नेशन स्टेट की मांग कर रहे थे और एक इंपीरियल मूवमेंट को चला रहे थे, तो उस टाइम पीरियड में देखा जाता है सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी उनके अंदर आ जाती है। उन्हें लगने लगता है कि ये नेशन जो है वो तो एक है और ये पूरा जो नेशन है वो तो हमारा है। तो ऐसे में हमें इसको फ्रीडम दिलवानी होगी, और हमें फ्रीडम कब मिलेगी, जब हम इस इंपीरियल रूल से लड़ेंगे। और इस इंपीरियल रूल से जैसे ही हम लड़ेंगे और फ्री हो जाएंगे और एक नेशन स्टेट बन जाएंगे, तभी हमारे एक नेशन स्टेट, एक डेमोक्रेसी, एक रिपब्लिक की शुरुआत हो जाएगी। और यही तो हमें चाहिए कि हमारा जो ये ऊपर रूल काम कर रहा है इसे हम हटा दे। होता भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया का। इंडिया के ऊपर उस समय रूल चल रहा था ब्रिटेन का। ब्रिटेन के रूल को खत्म कर दिया जाता है और इंडिया जो है बन जाता है एक नेशन। और नेशन बनने के बाद इंडिया ने अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को अपने साथ ही डील करना शुरू कर दिया। और इंडियन इंडिपेंडेंस ने पूरे वर्ल्ड को बता दिया था कि अब जो है ना ये कॉलोनाइजर्स जो थे ना, अब उनका ये वापस सिस्टम आने वाला नहीं है और किसी भी तरीके से वापस कॉलोनीज जो है वो बनने वाली
नहीं है। साथ ही हम बात करते हैं अगर आइडियाज की, तो हम ये देखते हैं कि जो अभी तक मतलब हम बात करते हैं हम ये कह सकते हैं 1940s के बाद तक ये हो चुका था कि ये जो नेशन स्टेट का जो आइडिया था ना, अब वो सभी लोगों को एकदम नेचुरल और यूनिवर्सल लगने लग गया था। सभी लोगों का मानना था कि एक जो स्टेट है वो हमेशा नेशन स्टेट होना चाहिए। मतलब एक नेशन स्टेट का मतलब था कि सभी जगह पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सभी लोगों के हाथों में पावर होनी चाहिए। और इन दी एंड ये देखा जाता है कि कई जगहों पर नेशनलिज्म आ जाता है, कई जो कॉलोनीज होती है वो इंडिपेंडेंस ले लेती है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम कंप्लीटली खत्म करते हैं। ये पूरा चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट पूरे चैप्टर के किसी भी वीडियो में होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करें, वीडियोस बहुत अच्छे लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट भी आप कर सकते हैं। और अगर स्कोरशाला से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्कोरशाला के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।